आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ट्रेन से उतरते ही एक ठंडी हवा के झोंके ने बदन के अंदर हड्डियों को भी कांपने के लिए मजबूर कर दिया। मैं और मेरा सहकर्मी धीरज हम लोग प्लेटफॉर्म पर चलकर ट्रेन से थोड़ा दूर गए और एक बेंच पर अपना सामान रखते हुए उस खुले प्लेटफॉर्म से चारों तरफ देखने लगे। हालांकि तब तक अंधेरा हो चुका था। स्टेशन की खस्ता हालत को देखकर धीरज बोला, यार जब स्टेशन ऐसा है तो गांव कैसा होगा? इस पर मैंने बोला, वो तो गांव पहुंचकर ही पता चलेगा। चल पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं। जिसके बाद हम दोनों ने अपना अपना सामान उठाया और स्टेशन से बाहर निकलने लगे। दरअसल हमें यहाँ सरकार की तरफ से भेजा गया है किसी सरकारी काम का निरीक्षण करने के लिए। खैर हम दोनों स्टेशन से बाहर निकले। स्टेशन के बाहर थोड़ी बहुत दुकानें थी और कुछ रिक्शा वाले भी थे। हमने सोचा ठंड का मौसम है तो एक कप चाय पीकर निकलेंगे, लिहाजा हम वहीं पास ही में एक चाय की दुकान पर गए। चाय की दुकान पर पहले से ही एक सज्जन चाय पी रहे थे। जैसे ही दुकान के पास जाकर हम लोग खड़े हुए, तभी शायद उन सज्जन ने हमारे पहनावे से पहचान लिया कि हम सरकारी कर्मचारी हैं। तभी उन्होंने हमसे कहा, आप उस फैक्ट्री के लिए आए हैं ना? इस पर मैंने बोला, हाँ, पर आपको कैसे पता चला? इस पर वो सज्जन बोले, हाँ मुझे पता है, पर आप लोग रुकिएगा कहाँ? यहाँ गांव में कोई होटल नहीं है। इस पर मैं बोला, हाँ होटल तो नहीं है, पर एक डाक बंगला है ना, वहाँ हमको रुकने के लिए बोला गया है। मेरी ये बात सुनकर पता नहीं क्यों वो सज्जन उठकर खड़े हो गए और थोड़ा हैरान होकर बोले, क्या वो डाक बंगला? वहाँ आप लोगों को रुकने के लिए बोला गया है? इस पर मैंने बोला, हाँ क्यों, क्या दिक्कत है वहाँ? इस पर वो सज्जन बोले, साहब वो क्या है ना कि वो डाक बंगला ठीक नहीं है, वहाँ रात में कोई नहीं रुकता है। उस आदमी की बात सुनकर ही मैं समझ गया कि ज़रूर ये कोई फालतू बात करेगा, इसलिए मैंने उस आदमी को बिना कुछ बोले ही फटाफट अपना चाय ख़त्म किया और धीरज को भी जल्दी जल्दी चाय पीने के लिए बोला। धीरज का कप खाली होते ही मैंने चाय वाले को पैसे दिए और हम लोग एक रिक्शा में बैठकर डाक बंगले की ओर चल दिए। रिक्शा सरसराती हुई रोड पर चले जा रही थी। रिक्शा चलने से शरीर पर जो हवा लग रही थी वो किसी कांटे की तरह बदन पर चुभ रही थी। ठंडी हवा की वजह से मैं अपनी आंखों को भी ठीक से खोल नहीं पा रहा था। खैर थोड़ी देर तक कड़कड़ाती ठंड से जूझने के बाद हमारी रिक्शा एक बड़े से घर के पास रुकी। रिक्शा वाला रिक्शा रोकते हुए बोला, हाँ जी साहब, आ गया आपका डाक बंगला। मैं और धीरज नीचे उतरे। हमने जैसे ही उस रिक्शा वाले को भाड़ा दिया तो वो एकदम से रिक्शा घुमाकर वहां से निकल गया, जैसे उसे वो जगह काटने को दौड़ रही हो। खैर हम दोनों चलकर उस डाक बंगले के पास गए और दरवाजे पर दस्तक दिया। एक अधेड़ उम्र के पतले दुबले आदमी ने दरवाज़ा खोला। हमें देखते ही उस आदमी ने हमारे हाथों से सामान ले लिया और बोला, आइए बाबूजी, अंदर आइए। जिस पर मैंने कहा, तुमको पता था कि हम लोग आने वाले हैं? इस पर उस आदमी ने कहा, हाँ जी, मुझे पहले ही खबर दे दिया गया था। फिर वो आदमी हम दोनों को एक कमरे में ले गया और सामान नीचे रखते हुए बोला, बाबूजी आप लोगों का खाना वहाँ मेज पर पड़ा है, लेकर खा लीजिएगा, अब मैं निकलता हूँ। इस पर मैं बोला, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम इस डाक बंगले में नहीं रहते? इस पर वो आदमी बोला, नहीं बाबूजी, अब कल सुबह मिलेंगे। इतना बोलकर वो आदमी हमारे कमरे से निकलते हुए
डाक बंगले से बाहर चला गया। मुझे और धीरज को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि अमूमन डाक बंगले का केयर टेकर भी रात को डाक बंगले में ही रुकता है, तो फिर वो आदमी क्यों चला गया। खैर, थोड़ी देर आराम करने के बाद मैंने और धीरज ने खाना खाया और फिर बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगे। कमरे में सिर्फ एक लालटेन ही जल रही थी। सफ़र की थकान के चलते बहुत जल्द ही मेरी आंख लग गई, पता नहीं कितनी देर बाद। मगर जब मेरी नींद हल्की हुई तब मुझे अपने सीने पर भार महसूस हो रहा था, जैसे कोई मेरे सीने पर बैठा हो। मैंने आंख खोलकर सामने देखा तो मैं देखता ही रह गया, क्योंकि लालटेन की धुंधली रोशनी में मुझे अपने सीने पर कोई बैठा हुआ दिखा, कोई बच्चा। मैंने हड़बड़ाकर उस बच्चे को धक्का देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, मगर इतने में ही वो बच्चा मेरे सीने पर से कहीं गायब हो गया और साथ ही मेरे सीने का भार भी। मैंने तुरंत ही धीरज को नींद से जगाया और सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर धीरज बोला, देख, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, मुझे भी कुछ धीरज कुछ बोलते बोलते ही चुप हो गया और पता नहीं क्यों मेरे पीछे देखकर जोर जोर से कांपने लगा। मैं डरते डरते पीछे मुड़ा तो धीरज की तरह ही मैं भी कांपने लगा, क्योंकि मेरे पीछे जो खिड़की थी उस पर कोई बच्चा खड़ा था, वो भी बाहर की ओर से, जबकि हम दूसरी मंजिल पर थे। वो बच्चा हमें देखकर जोर जोर से हंसे जा रहा था। इतने में ही उस बच्चे की आंखें एकदम लाल हो गईं। हम समझ गए थे कि अब यहाँ रुकना मतलब अपनी मौत को दावत देना। इसलिए मैं और धीरज बिना देरी किए डाक बंगले से बाहर आ गए और भागकर उस डाक बंगले से दूर चले गए। अगली सुबह जब रास्ते पर एक दो लोग दिखे तब हमने उन्हें सारी बात बता दी, जिस पर उन्होंने बताया कि दरअसल वो डाक बंगला भूतिया है, मगर ऐसा क्यों है ये कोई नहीं जानता। मगर उस डाक बंगले में एक रात से ज़्यादा कोई नहीं रह पाता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।